नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राकेश चौहान बिहार पीसीएसजे के मेंस के साइंस पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों के सामने ला रहा हूं। बिहार पीसीएस में जो 31वां पीसीएसजे का पेपर हुआ था, यानी 2021 के जुलाई में जो पेपर हुआ था, उसका सॉल्यूशन है। इसका एक पार्ट में पहले आपको दे चुका हूं। अब मैं दूसरे खंड पर आता हूं, दूसरे क्वेश्चन पेपर पे मैं बात करूंगा। सेकेंड क्वेश्चन पेपर में जो पहला क्वेश्चन आप लोगों का है वह ये है कि बेकिंग पाउडर और वॉशिंग पाउडर में डिफरेंस पूछा जाता है। बेकिंग पाउडर की अगर हम बात करते हैं तो बेकिंग पाउडर का क्या यूज है और वॉशिंग पाउडर का क्या यूज है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं बेकिंग पाउडर की बात करता हूं तो बेकिंग पाउडर जिससे हमारा खाने वाला सोडा बनता है। जब भी खाने वाले सोडा की बात करते हैं तो जैसे आप किसी के घर जाते हैं खाना खाने, तो खाना खाने के बाद कहते हैं उसको बाय बाय। तो यहाँ पे आप समझिए कि इसका नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। यह होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट। जब भी आप किसी के घर पे खाना खाने जाएंगे तो बाद में उसे बाय बाय बोलेंगे, ऐसे याद करके रखेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट का जो यूज कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज कहाँ पे होता है, यह होता है खाने वाला सोडा। इसी को बोला जाता है खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा, ठीक है, खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा जो होता है, इसी खाने वाले सोडा का जब हम टार्टरिक एसिड के साथ ट्रीटमेंट कर देते हैं तब यह बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। खाने वाला सोडा जो होता है टेस्ट में कड़वाहट लाता है, लेकिन जब इसको टार्टरिक एसिड से जब हम ट्रीट कर देंगे तब यह बेकिंग सोडा की तरह एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत ही खाने का स्वाद को नहीं प्रभावित करता है। इसका यूज क्या क्या होता है यह देख लेते हैं। जितने भी बेकरी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे ब्रेड हो गया, मॉर्फिन हो गया, जैसे हमारा दुनिया भर के बिस्किट वगैरह जो बनाए जाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट, जितने भी बेकरी प्रोडक्ट होते हैं, बेकरी उत्पादों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेकरी उत्पाद में इसका इस्तेमाल सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है जो एसिडिटी बनती है, ठीक है, एंट एसिड प्रॉपर्टी होती है, एंट एसिड प्रॉपर्टी। इसका यह मतलब होता है कि जो अम्ल वृद्धि हो जाती है पेट में, जैसे बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन रही हो, एसिड की मात्रा बन गई हो, तो उसको नष्ट करने के लिए, यानी अम्लनाशक के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अम्लनाशक के तौर पे इस एसिडिटी में हम लोग क्या लेते हैं, एसिडिटी में हम लोग लेते हैं इनो। आपने यह नाम सुना होगा। इनो को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वह यही बेकिंग सोडा ही है, NaHCO3। NaHCO3। अब इसके बाद अगर हम चलते हैं तो इसमें अगला जो पॉइंट है वह है हमारा धावन सोडा या वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है इसको देख लेते हैं। वॉशिंग सोडा इसका क्या इस्तेमाल है। वॉशिंग सोडा की जब भी बात की जाती है तो यह होता है सोडियम कार्बोनेट। इसका फार्मूला होता है Na2CO3। कपड़ा धोने की बात कह रहा है तो ज़्यादा पानी चाहिए, 10H2O, ठीक है, Na2CO3। यह होता है वॉशिंग सोडा, इसे ही बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट क्या होता है, खाने वाला सोडा होता है। सोडियम कार्बोनेट इसको बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट। यह हो गया सोडियम कार्बोनेट। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है जितना भी कपड़ा धुलने के लिए, साबुन में, कागज में, ग्लास इंडस्ट्री में, साबुन, कागज और ग्लास बोले तो कांच, ग्लास उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा यूज इसका क्या होता है, बोरेक्स क्या होता है, बोरेक्स को हिंदी में बोलते हैं सुहागा बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वही सुहागा जिसे हम लोग बोलते हैं Na2B4 होगा यहाँ पे, B4 होगा, B4 और
O7.10H2O। ये जो है बोरेक्स यानी सुहागे का फार्मूला होता है। ठीक है, इसका बोरेक्स हो गया। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं तो वॉशिंग पाउडर का साबुन हो गया, डिटर्जेंट वगैरह बनाने में यूज हो गया। इसके अलावा वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है जल का, पानी का जो हार्डनेस होता है, जो कठोर वाटर होता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने में, यानी कि कठोर जल को मृदु जल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा घरों में साफ सफाई क्लीनिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली वॉशिंग पाउडर और हमारा जो है बेकिंग पाउडर, इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ चुका होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा अगला है विद्युत के संवाहक और अवरोधक, यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। या ध्यान रखिएगा, अवरोधक शब्द इस्तेमाल किया है, इंसुलेटर शब्द इस्तेमाल किया है, ना कि प्रतिरोधक शब्द इस्तेमाल किया है। रेजिस्टेंस अलग चीज होता है। रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस वायर जो होगा उससे होकर करंट जो है पास हो जाएगा। बात अलग है कि करंट बहुत कम ज़्यादा वोल्टेज लगाएंगे, बहुत थोड़ा सा करंट फ्लो होगा। लेकिन जब इंसुलेटर टर्म आ जाए तो इसका यह मतलब होता है कि उसके ऊपर कितना भी वोल्टेज लगाया जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा। बेसिक फंडामेंटल चीज़ यह है कि किसी भी वायर में, किसी भी मेटल में, किसी भी धातु में जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इधर उधर, जैसे एक मोटा सा वायर हमने ले लिया, इसको बैटरी से हमने जोड़ दिया, इसके अंदर जो होते हैं ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन किसी एटम के साथ अटैच नहीं है, इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, कोई मतलब नहीं, इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन जैसे इसको हम बैटरी से अटैच कर देंगे, यानी इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई होगा, सारे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक तरफ हो जाएगी और ये मूवमेंट करने लगेंगे। और इसका मतलब हो गया कि वोल्टेज वह फोर्स है जो करंट को फ्लो कराता है, यानी इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट देता है, गति देता है। ठीक है, तो यहाँ पे यह चीज़ समझ में आ गया कि कोई भी कॉपर का तार है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, सिल्वर का वायर है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, लोहे का है फ्री इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम का है फ्री इलेक्ट्रॉन है, मेटल का है फ्री इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कुछ ऐसे भी हमको मिलेंगे जिनके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर ही नहीं रहे हैं, शांत बैठे हैं। जब ये शांत बैठे हैं तो हम वोल्टेज को और बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा देंगे, तब ये धीरे धीरे मूवमेंट करेगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो इसका यह मतलब होता है कि उस धातु का जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा है। जैसे नाइक्रोम का वायर है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उनको मूवमेंट कराने के लिए हमें बहुत वोल्टेज लगाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी भी धातुएं होती हैं जिनके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है या नगण्य होते हैं, यानी कितना भी वोल्टेज लगाओ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी धातु, ऐसी चीज़ों को, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर और कंडक्टर में डिफरेंस पूछ रहा है। कंडक्टर और इंसुलेटर, इनके बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं भर भर के होते हैं। इसमें जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जब नहीं होंगे तो क्या होगा, इसमें जो है करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होगा, नहीं बहेगा या प्रवाहित होगा, इसमें नहीं प्रवाहित होगा कोई भी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसके अलावा इसका इस्तेमाल अगर हम कहेंगे तो इसका इस्तेमाल हर एक सर्किट में किया जाता है, हर एक जगह किया जाता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हर जगह इलेक्ट्रिक उपकरण कह सकते हैं आप, अप्लायंसेस कह सकते हैं, उपकरण, और करंट को ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसमिट मतलब क्या होता है, ट्रांसमिट का मतलब हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, करंट को ट्रांसमिट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है।
यह यूजुअली जो होते हैं मेटल होते हैं, यह हमेशा मेटल होगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के ऊपर इसकी कोटिंग की जाती है ताकि करंट जो है बाहर ना फ्लो हो, यानी कि इलेक्ट्रिक वायर पर कोटिंग की जाती है किसकी? इंसुलेटर की, ताकि विद्युत धारा किसी को नुकसान न पहुंचाए। इसके अलावा और क्या हो गया? यह मेटल के होते हैं, यह नॉन मेटल होता है। यानी आप देखेंगे कि कोई भी वायर होता है, घरों में आपके कॉपर के वायर होंगे, कोई भी वायर होगा उसके ऊपर एक आपको लगेगा कि इसके ऊपर प्लास्टिक की एक कोटिंग की गई है, ग्लास की कोटिंग की गई है। तो इसका यह मतलब हो गया कि करंट जो है उस कोटिंग को पार करके बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि वह कोटिंग जो है वह इंसुलेटर की है। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसी वजह से वह इंसुलेटर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के बीच का डिफरेंस पूछा है आपसे। इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर, अगर इन दोनों चीज़ों को देखें तो इनमें जो है बेसिक डिफरेंस है। पहला डिफरेंस यह है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। एक जनरेट कर रहा है, एक कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर दो तरह का होता है, एक अल्टरनेटर होता है, एक डायनमो होता है। डायनमो जो होता है वो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है, और अल्टरनेटर जो होता है अल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस करता है। अल्टरनेटर यानी अल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस करने वाले अल्टरनेटर की खोज किसने किया था? वो खोज किए थे निकोला टेस्ला। लेकिन किसके सिद्धांत पर आधारित है? वह आधारित है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। और यह सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत दिया था फैराडे ने। तो बेसिकली जो जनरेटर होता है, जो जनरेटर होता है वह फैराडे के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। किसके प्रिंसिपल पर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझ लीजिए कि जब एक कोई चुंबकीय क्षेत्र हो, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर उसके अंदर किसी भी कॉयल को, किसी भी चालक को, किसी भी कंडक्टर को बार बार घुमाया जाए, और ऐसे घुमाया जाए कि उसके ऊपर जो है लगातार उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वह बदल रहा है, तब कहा जाता है कि इसके ऊपर जो है, चालक के ऊपर जो है, यानी कंडक्टर के ऊपर एक चुंबक यह ले लीजिए, एक चुंबक ये ले लीजिए, और बीच में कोई कॉयल है। अगर इसको हम तेजी से घुमाएंगे, यह नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, यह इसको इधर की तरफ खींच रहे हैं, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। ये कॉयल अभी इधर है तो इस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इसका ज़्यादा है, लेकिन जब घूम के इधर आएगा तो यहाँ पे इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में बार बार बदलाव होगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो है एक फोर्स लगेगा, जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? यही वोल्टेज होता है, और जहाँ वोल्टेज होगा वहाँ करंट जो है इंड्यूस हो जाएगा। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यह थियरी किसने दिया था? यह दिया था फैराडे ने। फैराडे की थियरी पे जनरेटर बना है, लेकिन जो सबसे पहली बार अल्टरनेटर बना था वो किसने बनाया था? अल्टरनेटर की जब बात आए, यानी अल्टरनेटिव करंट को प्रोड्यूस करने वाले की बात आए, तो वहाँ पे हमको याद आ जाते हैं कौन? निकोला टेस्ला। लेकिन जब डायनमो की बात आ जाएगी, जनरेटर की बात आ जाएगी, तो वह किसका सिद्धांत है? वह सिद्धांत है किसका? वह सिद्धांत जो है वो सिद्धांत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो सिद्धांत है किसका है? वो फैराडे का सिद्धांत है। तो करते हैं, यह किस सिद्धांत पे है? यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल के आधार पे यह काम करता है। इसका जो होता है, यह क्या करता है? जनरेटर को घुमाने के लिए हमें एक इंजन लगाना पड़ेगा, यानी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी।
तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर करता है। यह दो तरह का होता है, एक होता है अल्टरनेटर, अल्टरनेटर जो होता है एसी करंट प्रोड्यूस करता है, और एक होता है डायनमो, डायनमो, डायनमो जो होता है वह डीसी करंट को प्रोड्यूस करता है। मोटर की बारे में बात करते हैं। मोटर का प्रिंसिपल किस पे काम करता है? यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन। ठीक है, यह कौन सा प्रिंसिपल होता है? प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन। ये क्या होता है भैया? यह होता है कि जैसे किसी भी चुंबक का एक क्षेत्र हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, उसके अंदर जब हम करंट को फ्लो कराएंगे तो करंट का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। किसी भी कंडक्टर में या चालक में या वायर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके इर्द गिर्द, जैसे यह कोई तार है, अगर इसमें कोई करंट फ्लो होगा तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। इसी का इस्तेमाल करके मोटर को बनाया जाता है। एक मैग्नेट लिया जाता है, मैग्नेट के अंदर एक रोटर होता है, और जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो वहाँ पे एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा जो रोटर को तेजी से घुमाएगा, और उसी रोटर से जो होते हैं दूसरे मशीनें भी जुड़ी होती हैं जो मशीनों को चलाने लगता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो हो रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट किस में हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट जो है इससे रिलेटेड है कि ये जो है यह इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करता है, यह इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? इंडस्ट्रीज में किया जाता है, इंडस्ट्रीज में किया जाता है। और यह भी दो तरह का होता है, एक अल्टरनेटिव करंट से चलने वाले मोटर होते हैं, और एक डीसी करंट से भी चलने वाले मोटर होते हैं। तो मोटर का हो गया आपका। अगला टॉपिक जो है आपका मिक्सचर और कंपाउंड है। अगला क्वेश्चन, मिक्सचर और कंपाउंड से आप क्या समझते हैं? मिक्सचर और कंपाउंड की जब बात की जाएगी तो मिक्सचर और कंपाउंड, तो ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड जो होते हैं, कंपाउंड में होता है केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा। कंपाउंड जो होते हैं वह प्योर सब्सटेंस से बने होते हैं। कंपाउंड जो होते हैं, कंपाउंड बोले तो यौगिक इसे हिंदी में बोला जाता है, और ये होता है मिश्रण, ठीक है, मिक्सचर, ठीक है। कंपाउंड जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंस से बने होते हैं। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब एक निश्चित रेशो में मिलते हैं तब जाकर कंपाउंड बनता है। 2 or more than 2 एलिमेंट मेक अ कंपाउंड। यौगिक को बनाने के लिए दो या दो से अधिक सब्सटेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। और इनका जो है तो है सब्सटेंस यानी कंपोनेंट यानी कि घटक का रेशो यानी अनुपात जो होता है वह निश्चित होता है। रेशो या अनुपात जो होता है वह निश्चित होता है। जैसे H2O, यहाँ पे क्या है? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, NaCl यानी नमक यानी सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है। एक सोडियम है तो एक ही क्लोराइड है। H2SO4 यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की बात हो रही है। 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन मिलकर ही हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे। यह फिक्स है, इसका रेशो फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल चेंजेज आते हैं। यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेज आ जाती है। जैसे अगर हम कहें हाइड्रोजन जो होता है दुनिया का सबसे बेहतरीन फ्यूल है, थोड़ा सा स्पार्क नहीं लगा कि वो तुरंत जल जाएगा, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो होता है। बहुत ही बढ़िया ईंधन है हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन क्या करता है? उसको जला देता है। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बन जाते हैं तो दोनों की प्रॉपर्टी चेंज हो गई। अब पानी आग को बुझाता है, यानी हाइड्रोजन आग लगा रहा है, ऑक्सीजन आग को जलने में मदद कर रहा है, और पानी जो है आग बुझा रहा है।
यानी प्रॉपर्टी ही, केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस यहाँ पे आपको दिखेंगे, यानी कि कंपोनेंट की केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है चेंज हो जाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर इसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। मिश्रण में क्या होता है, मिश्रण में दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट ऐसे ही मिल जाते हैं, यानी कि यह मात्र एक फिजिकल चेंज होता है। दो या दो से ज़्यादा जो है सब्सटेंस जब होता है बिना किसी रेशियो के एक दूसरे से ब्लेंड हो जाएं, यानी कि टू आर मोर देन टू सब्सटेंस वेन एवर ब्लेंडेड टू ईच अदर विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा आप लोग, टू आर मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस ब्लेंडेड मतलब मिलना, ब्लेंडेड ईच अदर विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन, विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, एक दूसरे से मिल गए हैं और बिना किस ब्लेंडेड इन एनी रेशो, बिना किसी रेशो के ही ऐसे ही मिल गए हैं, तब हमको मिल जाता है मिक्सचर। मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं इन्हें सेपरेट किया जा सकता है। कैसे सेपरेट करते हैं, सेपरेट कैसे किया जाता है, डिस्टिलेशन से, यानी कि गर्म कर दिया, भाप बना दिया, भाप को इकट्ठा करके ठंडा कर लिया। इसके अलावा और कौन सा तरीका हो सकता है, फिल्टर करके किया जा सकता है, फिल्टर करके अलग किया जा सकता है इनको। और कौन सा तरीका होता है, और सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से भी अलग किया जा सकता है, वेपोरेशन के जरिए भी किया जा सकता है, वाष्पन के जरिए भी किया जाता है, इवेपोरेशन यानी वाष्पन के जरिए, डिस्टिलेशन के जरिए, फिल्टरेशन के जरिए, फिल्टर करके भी किया जा सकता है, सेंट्रीफ्यूगेशन के भी जरिए अलग किया जा सकता है। तो कोई भी इस तरह की फिजिकल प्रोसेस करके, भौतिक क्रिया करके हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत इजीली मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। जैसे आपने चीनी पानी घोल दिया, पानी को गर्म करिए, वेपोराइज हो जाएगा सारा का सारा पानी, नीचे आपको चीनी मिल जाएगा। या डिस्टिलेशन कर दीजिए, सारे के सारे पानी को आप एक जगह इकट्ठा करिए, भाप को ठंडा करके पानी अलग हो जाएगा, नीचे जो बच जाएगा वह आपका चीनी हो जाएगा, सेपरेट हो गया। ये प्रोसेस करके इसको अलग किया जा सकता है। तो बेसिक मिक्सचर और कंपोनेंट में, मिक्सचर और कंपाउंड में यही बेसिक डिफरेंस होते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो है बायोगैस और नेचुरल गैस के ऊपर बातें की जा रही हैं। नेचुरल गैस और बायोगैस में क्या डिफरेंस है, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बायोगैस और नेचुरल गैस दोनों के बीच में बस एक पॉइंट कॉमन है कि दोनों के अंदर जो है मेथेन भर भर के पाई जाती है। नेचुरल गैस में भी भर भर के मेथेन होती है और बायोगैस में भी भर भर के मेथेन होती है। बायोगैस और नेचुरल गैस दोनों के अंदर मेथेन होता है भर भर के। मेथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। मेथेन एक GHG यानी ग्रीन हाउस गैस है, यह ग्रीन हाउस गैस है मेथेन। ठीक है, यह ग्रीन हाउस गैस है। तो ठीक है, इसके बारे में भी लिख लेते हैं। बायोगैस जो होता है यह ऑर्गेनिक कंपोजिशन से, ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से प्राप्त की जाती है। यानी कोई भी जैव उत्पाद हो, जैसे गाय भैंस का गोबर हो गया, सब्जियों के अवशेष हो गए, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल से इसे बनाया जा सकता है। कम दिनों में, हफ्ते 10 दिन में ही बनाया जा सकता है, कम दिनों में बनाया जा सकता है। पहला डिफरेंस इसको क्या है, नेचुरल गैस जो होता है यह एक फॉसिल प्रोडक्ट है। फॉसिल मतलब जीवाश्म से बनी हुई, यानी जैसे हमारे पेट्रोल, डीजल यानी क्रूड ऑयल या कच्चा तेल या हमारा जो कोयला होता है, ये सारे के सारे फॉसिल ईंधन है, इन्हें फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। तो यह क्या है, एक तरह का यह फॉसिल फ्यूल है।
फॉसिल फ्यूल, फॉसिल की एज यानी जीवाश्म की उम्र पता करने के लिए कौन सी तकनीक इस्तेमाल की जाती है? तो कार्बन डेटिंग की जाती है और यूरेनियम डेटिंग की जाती है। 60,000 साल से ज़्यादा अगर कोई चीज़ पुरानी है तो वहाँ पे यूरेनियम डेटिंग की जाती है। यह क्या है? एक तरह का ये फॉसिल फ्यूल है। इसको बनने में मिलियंस ईयर लग जाते हैं। नेचुरल गैस को बनने में कई लाख साल लग जाते हैं, लाखों साल में बनती है, लाखों साल में बनती है। इसका जो है कार्बन फुटप्रिंट है। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है कि कोई भी ईंधन जब जलता है तो पर केजी ईंधन जलने के बाद कितने ग्राम या कितने केजी जो है कार्बन बन रहा है। जैसे 10 किलो आपने कोई गैस जलाई, 10 किलो पेट्रोल जलाया, उससे हमको 500 ग्राम जो है आधा किलो कार्बन मिल गया, तो इसे बोलेंगे इसका ये कार्बन फुटप्रिंट है। तो कार्बन फुटप्रिंट प्राप्त होता है, लेकिन कम मात्रा में। दूसरे जो फॉसिल फ्यूल हैं जैसे कोयला हो गया, जैसे पेट्रोलियम हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, दूसरे जो भी फॉसिल फ्यूल है उसकी तुलना में नेचुरल गैस से बहुत कम हमको कार्बन फुटप्रिंट मिलता है। इसमें जो है नहीं मिलता। एक तरह से यह क्लीन है। तीसरी चीज ये जो है नॉन रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, यानी एक बार सीएनजी गैस खत्म हो गई तो फिर उसमें नेचुरल गैस खत्म हो गई तो फिर दोबारा नहीं बन सकती। इसके रिसोर्स जो है, इसके जो है डिपॉजिट जो है वह फिक्स है, यानी इसके भंडार जो है ज़्यादा नहीं है हमारे पास। यह क्या है? कोई भी जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल यूज किया गया है, गाय गोबर, घरों के कचरे, फसल जो काटे जाते हैं तो जो पराली बच जाती है, जो राइस हस्क होता है, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उससे यह बन जाएगा। यानी कि जब तक धरती पर जीवन है तब तक हम मीथेन प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तरह से यह रीन्यूएबल है, यानी कि इसे हम पुनर्प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और देख लेते हैं तो इसमें जो है जैसे कि नेचुरल गैस में क्या होता है? ब्यूटेन पाई जाती है, ब्यूटेन, प्रोपेन और मेथेन आदि गैसें पाई जाती हैं। इसमें जो है मेनली हमको मेथेन मिलता है, और जब मेथेन बनती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और बायोगैस बनाने में, बायोगैस इसका मुख्य घटक है, बायोगैस इसका मुख्य घटक है। इसके अलावा जब मेथेन गैस बनती है तो यह प्रक्रिया डाइजेशन कहलाती है। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन में ऐसा होता है कि सारा का सारा जो बायो वेस्टेज है इसको पैक कर दिया जाता है, एक चैम्बर में भर दिया जाता है, और वहाँ पे जब ऑक्सीजन नहीं होती है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता है वहाँ पे डाइजेशन होता है, जिससे मेथेन गैस बनती है। इसके अलावा अगर इसकी बात करेंगे तो बायोगैस को प्राप्त करना बहुत ही चीप है, बहुत ही सस्ता है, इफिशियंट है और फिजिबल है, यानी प्रैक्टिकली जल्दी ये पॉसिबल है, फिजिबल है। इसका सबसे पहले तो हमें इसका रिजर्व ढूंढना पड़ेगा, यानी खोजना पड़ेगा कहाँ पे नेचुरल गैस मिलेगी। फिर उसको निकालने के लिए बड़े लेवल पे हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यह बहुत ही कॉस्टली हो जाता है। टेक्नोलॉजी बहुत हाई चाहिए, टेक्नोलॉजी हमको ज़्यादा चाहिए, टेक्नोलॉजी हमको हाई लेवल की चाहिए, तब कहीं पॉसिबल है। तो इतने सारे डिफरेंसेस जब हमारे पास बायोगैस और नेचुरल गैस में मिल जाते हैं तो इतना लिख देने के बाद हमें नहीं लगता कि और ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। ओवरऑल पूरा का पूरा यह आपका लेक्चर ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग अब अगले लेक्चर में।